आपको अपना YouTube चैनल 3D कॉमेडी क्लास में एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके सामने एक लाजवाब टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। देखिएगा, जो ज्योग्राफी का एक टॉपिक होगा जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर, और इसी अक्षांश और देशांतर के आधार पर पूरे ज्योग्राफी का आधारभूत स्तंभ आधारित है। तो आइए हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके लिए सबसे पहले हम एक पृथ्वी बनाते हैं और पृथ्वी के एक बीचों बीच काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सवाल आता है कि हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटती है, तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। इसी को हम और कह सकते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो इसी को इक्वेटर कहते हैं। इतना नाम से हम इसे जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। इसी तरीके से पूरी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये रेखाएं खींची गई है जो अक्षांश कहलाता है। प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त होता है, जिस स्थान से निकलता उसी स्थान पर समाप्त हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। आप इसको देखिए कि जहाँ से निकला वहीं आकर समाप्त हो जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त बनाता है, यानी कि विषुवत वृत्त जो बनाएगा वो सबसे बड़ा वृत्त होगा और ध्रुवीय वृत्त जो होगा वो सबसे छोटा वृत्त होगा। जैसे उत्तरी ध्रुव के पास और दक्षिणी ध्रुव के पास भी एक वृत्त बन रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा अक्षांश माना जाता है और विषुवतीय वृत्त सबसे बड़ा अक्षांश माना जाता है। ये टोटल अक्षांश की बात करें तो 0 से यदि उत्तर की ओर जाते हैं तो 90 अक्षांश मिलता है, और 0 डिग्री से दक्षिण में जाते हैं तो 90 अक्षांश मिलता है। यानी कि टोटल अक्षांश हो गया आपको 90 90 180, 90 प्लस 90 90 90 180। लेकिन यदि हम 0 डिग्री को जोड़ दें तो 1 डिग्री 1 अक्षांश और बढ़ जाता है, यानी कि टोटल 181 अक्षांश हो सकता है। यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री हम उत्तर की ओर जाते हैं और 0 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश की ओर जाते हैं, तो 90 90 180 हो जाता है। और 0 डिग्री को यदि जोड़ दिया जाता है तो टोटल 181 अक्षांश हो जाता है। इस अक्षांश की सहायता से हम लोग पृथ्वी पर तापमान और जलवायु का अध्ययन करते हैं। तापमान और जलवायु का अध्ययन करते हैं। इसके पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है एकदम समानांतर होती है। समानांतर कहने का अर्थ है कि कहीं भी दूरियां कम ज़्यादा नहीं, सभी जगह दूरियां बराबर होती है, जो करीब 111 किलोमीटर होता है। यानी कि 2 अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होता है, और 2 अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। क्या कहेंगे? जोन कहते हैं। प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त बनाता है, समझ रहे हैं। टोटल अक्षांश 180 कह सकते हैं। इस अक्षांश की सहायता से किसका अध्ययन करेंगे? तो तापमान और जलवायु का अध्ययन करेंगे, तथा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह बराबर होती है, जो 111 किलोमीटर होता है। अब एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि ये तापमान और जलवायु का अध्ययन कैसे करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, डायरेक्ट, और इन इलाकों में तिरछा चमकती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत चमकती है तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक टेम्परेचर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो टेम्परेचर हमेशा कमते चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस अक्षांश की सहायता से तापमान का अध्ययन करते हैं। अब जलवायु क्या है? तो जिस स्थान का टेम्परेचर जैसा होगा वहाँ की जलवायु वैसा ही होगा। जैसे विषुवतीय प्रदेश में यदि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो वहाँ गर्मी अधिक होगा, इसका मतलब उष्णकटिबंध का क्षेत्र होगा। ध्रुवीय प्रदेशों में तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, यानी कि यहाँ ठंडा ही ठंडा, इसका मतलब शीत कटिबंध होगा। इससे स्पष्ट है कि अक्षांश की सहायता से
पृथ्वी पर तापमान और जलवायु का अध्ययन करते हैं और इसी के आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांट दिया गया है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी, ये है 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो भाग है इसको कहते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध कहते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य इतने ही दूर में वर्ष में एक बार लंबवत जरूर चमकता है और ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी वाले जो भाग होता है इसको कहते हैं शीतोष्णकटिबंध। शीतोष्णकटिबंध इसको भी कहेंगे शीतोष्णकटिबंध। और 66.5 से ध्रुवों के बीच उत्तर में और दक्षिण में, यहाँ तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमा हुआ होता है। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, इसीलिए ये जो कटिबंध आता है यह शीत कटिबंध के क्षेत्र में आता है। शीत कटिबंध उत्तर में भी ये दिखाई देगा, शीत कटिबंध। इस तरीके से हम पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांट दिए। क्वेश्चन यदि आ जाए कि उष्णकटिबंध का क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांश के बीच होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग होगा वह उष्णकटिबंध का क्षेत्र होगा। तथा शीतोष्ण कहाँ होगा, तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो मध्य का भाग होगा वो शीतोष्णकटिबंध का क्षेत्र होगा। और ये जो होता है 66.5 से ध्रुवों के बीच उत्तर में और दक्षिण में, इसको हम शीत कटिबंध के तहत रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो कभी उत्तरायण तो कभी दक्षिणायन होता है। वो कैसे होता है, थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूँगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहुँचे ना? देखिए कैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अभी हम लोग देखते हैं कि सूर्य इतने ही दूर में वर्ष में एक बार लंबवत जरूर चमकता है। क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री अक्षांश के मध्य सूर्य एक बार माथे पर जरूर चमकेगा, तो हम आंसर दे सकते हैं कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के जो भाग होगा, एक ऐसा भाग होगा इसमें सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत यानी कि माथे पर जरूर चमकेगा। वो कैसे कैसे होता है, इसके पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि भारत से कौन सी रेखा गुजर रही है। देखिए ये है हमारा इंडिया और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा, और नीचे कहीं 0 डिग्री होगा, इसके नीचे 23.5 डिग्री होगा दक्षिणी अक्षांश। तो हमारी भारत से जो होकर गुजरती है वो कर्क रेखा गुजर रही है, यानी कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। कितने राज्य से, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन आते हैं कर्क रेखा किसको कहेंगे, तो बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे और 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहेंगे। अब इस सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे होता है, जैसे यदि सूर्य कर्क रेखा पर चमके
इसका मतलब स्पष्ट है कि भारत में चमकेगा। उस समय भारत में गर्मी होगा या ठंडा होगा? तो निश्चित है कि जब सूर्य भारत में चमकेगा तो पूरा भारत का इलाका गर्मी के चपेट में होगा। यानी कि हमारे यहाँ जो भारत से हम लोग देख सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक गर्मी कब लगता है, तो पता चलता है कि जून और जुलाई में सबसे अधिक गर्मी लगता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जून और जुलाई के महीने में सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा होगा। यानी कि 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी कि भारत में जो सूर्य लंबवत चमकेगा वो समय कब होगा? 21 जून का समय होगा। अब जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ गर्मी का इलाका होगा। और हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिन में दिन बड़ा होता है कि रात? गर्मी के दिन में दिन सबसे बड़ा होता है और रतिया छोटा होता है। नहीं, जैसे हम लोग देख सकते हैं गर्मिया के दिनों में 5 बजे उग जाएगा और उधर 7 बजे तक ककाइत रहेगा समा के। और ठंडवा के दिनों में देखो तो लगता है कि 7-8 बजे उगवे करेगा और गते 3 बजे डूब जाएगा। इस तरीके से जब गर्मी का दिन होता है तो हम लोग को दिमाग में बिठा लेना कि उस समय दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से सवाल क्या पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन किस दिन को सबसे अधिक लंबा होगा? तो हम लोग बोलेंगे 21 जून के दिन। लेकिन याद रखना 24 घंटे का दिन रात होता है। यदि दिन बड़ा हो जाए तो रतिया छोटा हो जाएगा और रतिया बड़ा ले लो तो दिनमा छोड़ दो। हाल यही है कि जब यहाँ पर 21 जून को दिन सबसे बड़ा हो रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे छोटी होगी। इस बात को याद रखना है। जैसे देखो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जब लंबवत चमक रहा है वो समय है 21 जून। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में जिस समय दिन है, जिस समय गर्मी का दिन है, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ठंडा के दिन होगा। अब ठंडा के दिन में क्या होता है? दिन बड़ा की रात होता है। तो ठंडवा के दिनवा में ध्यान देना कि रतिया सबसे बड़ा होता है और दिनवा छोटा होता है ना। जैसे ठंडा के दिन में देखो तब 8-9 बजे तो उगता ही है और गत्ते 3-4 बजे डूब जाता है। इस तरह से गर्मी के दिनों में दिन बड़ा और रात छोटा, वही ठंडा के दिनों में रात सबसे बड़ा होता है और दिन सबसे छोटा होता है। तो देखिए कि 21 जून से कितना क्वेश्चन आपको बनता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब होगा? तो 21 जून को होगा। उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे छोटी कब होगी? तो 21 जून को होगा। दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे लंबी कब होगी? तो 21 जून को होगा। दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा कब होगा? तो 21 जून को होगा। यानी कि 21 जून से आपको 4 क्वेश्चन बनता है। लेकिन एक चीज हम लोग को एक चीज लगता है कि जब गर्मियाँ आ जाता है तो लगता है ठंडवे ठीक था और ठंडवा आता है तो लगता है गर्मी ठीक था। किसी में मनुष्य को चैन नहीं है। सूर्य को विषुवत रेखा पर आने में 3 महीना का समय लग जाता है। यदि जून में 3 महीना जोड़ दो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर सूर्य कहाँ पहुंच गया? विषुवत रेखा पर पहुंच गया। और फिर मकर रेखा आने पर 3 महीना का समय लग जाता है। यानी कि सितंबर में फिर 3 महीना जोड़ दिया जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 21 दिसंबर को सूर्य कहाँ गया? मकर रेखा पर पहुंच गया। अब यहाँ पर देखते हैं कितना दिन हो, कितना महीना हो गया? तो 3 महीना ये और 3 महीना ये, 6 महीना हो गया। तो 6 महीना आने में लगेगा तो 6 महीना जाने में लगेगा। तो अब सूर्य यहाँ पर पहुंच चुका है, मकर रेखा पर पहुंच चुका है। यानी कि जब सूर्य मकर रेखा पर पहुंचा होगा, इसका मतलब स्पष्ट होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का दिन होगा और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में इसकी किरणें काफी तिरछी पड़ेगी। इसका मतलब ठंडा का दिन होगा। यानी कि 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का दिन होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि गर्मी के दिन में दिन बड़ा की रात, तो गर्मी के दिन में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे छोटी कब होगी? इसका मतलब स्पष्ट है कि जिस दिन रात छोटी होगी उसी दिन दिन सबसे बड़ा होगा। तो 21 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर। इसका मतलब स्पष्ट है कि 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा। उसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पर गर्मी का दिन है तो यहाँ पर ठंडा के दिन हो जाएगा।
यहां पर दिन सबसे बड़ा होगा, उसी दिन रात सबसे छोटा होगा। तो 21 दिसंबर से भी 4 क्वेश्चन आपको बन रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब होगा, तो 21 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे छोटी कब होगी, तो 21 दिसंबर को। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे लंबी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर गर्मी का दिन है, तो कर्क रेखा पर ठंडा के दिन होगा, और ठंडे के दिन में रात सबसे बड़ी होती है और उसी दिन दिन सबसे छोटा होगा। अब एक चीज और देखिए, अब एक चीज और हम लोग देखने जा रहे हैं। अब एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में यदि गर्मी है तो लोग सोचता है कि कब ठंडा आ जाए। जैसे हर मानव के यही नेचर है, लगता है कि गर्मियाँ आ गया तो ठंडवे ठीक था, और ठंडवा आ गया तो गर्मियाँ ठीक था। हर लोग को ऐसा लगता है। तो जब यहाँ पर ठंडा का दिन है, ठंडा के दिन है, और उसी समय उत्तरी गोलार्ध नहीं सॉरी यहाँ पर गर्मी का दिन है, 21 दिसंबर का समय है, तो मकर रेखा पर गर्मी का दिन है, इसी समय कर्क रेखा पर क्या है, ठंडा का दिन। तो तबाही दोनों जगह है, यहाँ भी तबाही है, यहाँ भी तबाही है, यहाँ भी टपकेंगे, यहाँ भी टपकेंगे। अंतर क्या है कि यहाँ मारेगा लहर तो यहाँ मारेगा शीतलहर। सिंपल सी बात है कि यहाँ मारेगा लहर तो यहाँ मारेगा शीतलहर। चूंकि यहाँ पर गर्मी है, उसी समय यहाँ क्या है, ठंडा है। तो उत्तरी गोलार्ध के लोग सोच रहे होंगे कि कब हमारे यहाँ गर्मी आ जाए, और दक्षिणी गोलार्ध के सोच रहे हैं कब हमारे यहाँ ठंडा आ जाए। हाल वही है जिस तरह से मान के चलिए कि कोई पहुना आपके घर नहीं आते हैं और डेली फ़ोन करो तो डेली बुलाएगा झूठो सच कि आते होते नहीं है, बड़े कमाते रहते हैं, और यदि आ गया तब लगता है कि कब भाग जाए। हाल यहाँ पर यही देखने को दिखता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब ठंडा है तो डेली दक्षिणी गोलार्ध में देख रहा है कि भाई सूरज कब आएगा। सुबह सुबह जब खोलता है, केवाड़ी खोलता है ठंडा के दिन में, तो आसमान का मौसम देखता है कि आज का हाल कैसा है। लगता है कि उगे वाला है तो नहाने धोने का प्रोग्राम भी चलाता है, और उगे वाला नहीं है तो एक सप्ताह पॉलिश मार के भी काम चला लेता है ठंडा के दिन में, है ना, कि चपोता तेल लगा लो, फॉग मार के निकल जाओ कि नहाइल हैं। ये अक्सर होते रहता है। तो इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध के लोग इंतजार कर रहे हैं किसको, सूर्य को, कि हमारे यहाँ सूर्य कब आता है। तो स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को बेचारे दूर रहते हैं, दिल्ली मुंबई पंजाब, ओकरा कहिए कि आते उते नहीं है, खाली कमा रहे, तो ओकरो अच्छा लगता है कि हमको कितना प्यार करता है ये सब। वो बेचारा गाड़ी भाड़ा कटवा के, टिकट कटवा के आ जाएगा। चलो, तो यहाँ से सूर्य भी अपना टिकट कटवा लेता है कि चलो बहुत प्यार करता है उत्तरी गोलार्ध के लोग, और यहाँ से जब टिकट कटता है वो होता है 14 जनवरी। 14 जनवरी के दिन, जब 14 जनवरी का दिन होता है और यहाँ से जब गाड़ी खुल जाती है तो उत्तरी गोलार्ध में फ़ोन करता है कि गाड़ी बैठ गए हैं, काका खिलावेगा। तो उत्तरी गोलार्ध के लोग बड़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि आओ ना, मेरे यहाँ बहुत चीज़ है, चूड़ा है, तिलकुट है, दही है, दूध है, ये सब चीज़ हम तुमको खिलाएंगे, ठीक है। और यही जब सूर्य मकर रेखा को विदा लेता है तब उत्तरी गोलार्ध के लोग खुशी से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। और भारत में अलग अलग राज्यों में इसी समय 14 जनवरी को अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जाओ तो उसको उत्तरायण कहते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में चले जाएं तो इसी पर्व को गुड्डी पर्व मनाते हैं, जो गुड्डी पतंग उड़ाए वाला होता है ना, पतंग काटा काटी खेलता है। और यही बिहार झारखंड में चले जाओ तो इसको मकर संक्रांति के त्यौहार मनाते हैं, यानी कि चूड़ा मीठा दही पूरा जम के मारता है। तो जब ये बेचारा फोन किया कि भाई काका खिलावेगा, तो फिर बड़ा आनंद आया कि चूड़ा मीठा खिलाएगा। ये फूल के बर रहा था, चला यहाँ से गाड़ी खोल दिया। अब विषुवत रेखा पर आने में इसको तो 3 महीना का समय लग जाएगा। तो देखिए, दिसंबर का महीना था, 3 महीना जोड़ देते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च आ गया होलिया के दिन। 21 मार्च के दिन सूर्य कहाँ पहुँच गया, विषुवत रेखा पर पहुँच गया। अब जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुँच गया तब इन लोग को लग रहा है कि लगता है पहुनवा आ जाएगा। अब यहाँ बेचारा पहुँचकर फिर फोन किया कि रखले है कि सब खा गया। तो उत्तरी गोलार्ध के लोगों को लगता है ना कि अब पहुनवा आइए जाएगा, इसीलिए कहता है कि अब तोरा आओ चाहे ना आओ कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि अब मेरे यहाँ जितना चूड़ा मीठा था सब खत्म हो गया, तो खिलावेगा क्या। तो कहता है सत्तू मीठा बचा है। क्या बचा है,
सत्तू मीठा बचा है, अब लाओ तो न तो जो सत्तू मीठी खिलाबो, न तो फिर वो थोड़ा सा आम के कुच्चा खिला देंगे, क्योंकि इस समय तक आम के कुच्चा थोड़ा थोड़ा हो गया होता है। अब जरा हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये भी सोचता है कि बेचारा गाड़ी भाड़ा लौटेगा तो नाम है नहीं, चलो जो खिलावे के मन होगा खिलाना। यहाँ से गाड़ी खोल देता है। वो समय होता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के दिन विषुवत रेखा से जब सूर्य विदा ले लेता है, तब उत्तरी गोलार्ध के लोग बिसुआ मनाता है। क्या मनाता है? बिसुआ मनाता है। कब मनाएगा? 14 अप्रैल के दिन मनाएगा। अब इस दिन उत्तरी गोलार्ध में खाएगा क्या? वही खाएगा सत्तू मीठा, और ज़्यादा हुआ तो आम के कुच्चा, चूंकि अप्रैल में थोड़ा थोड़ा आम हो गया होता है। ये बेचारा जब पहुंच गया तो इसको तो 3 महीना जाने में लगेगा ही। मार्च का महीना था, 3 महीना जोड़ दीजिए, जनवरी क्या होगा? अप्रैल मई जून आ गया, 21 जून पहुंच गया। कहाँ? कर्क रेखा पर पहुंच गया। और जब सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच गया तो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो मिस कॉल मार रहा था कि आइए हमारे यहाँ, जो फोनवा कर रहा था कि आओ मेरे यहाँ। लेकिन लोग इतना सतर्क के हैं ना कि जब घर से निकल भी रहे हैं तो छाता लेके निकल रहा है कि कहीं सूर्य हमको देख न ले, या पूरा गलमोछरी बांध के निकल रहा है कि कहीं हमको पहचान न ले, कि सूर्य भी बहुत शातिर है। जिसको देख लिया और जिसको घर चल गया, 7 दिन तो पूरा खर्चा करवा, चूंकि पहुना आए हैं नया नया, करवाएगा ना, तो 7 दिन तो पूरा खर्चा करवाएगा। 15 भी ठेका सकता है, और यदि ज़्यादा प्यार है तो लेके जा भी सकता है ना। लोग कहता है कि इसको लहर मार दिया, लहर नहीं मार दिया, ये तो लेके चल आया। इसीलिए मौसम के आधार पर अपने आप को ठान लेना चाहिए। तो इस फिगर से हम लोग को देखने में क्या लगता है कि सूर्य को 6 महीना आने में लगा तो 6 महीना जाने में, और ये 12 महीना हो गया। और इसी आधार पर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हो जाता है, जाड़ा गर्मी और बरसात आ जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि सूर्य कभी उत्तरायण होता है तो सूर्य अभी कभी दक्षिणायन होता है। यदि कभी भी समय पूछ दिया जाए कि अभी सूर्य उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, तो हम इस तिथि को देखकर बता सकते हैं। और एक चीज़ और, सबसे पहले यदि हम लोग को जून याद रखता है कि 21 जून के सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो 3 महीना जोड़ जोड़ के हम इसको बता सकते हैं कि 3 महीना आने में समय लगेगा तो 3 महीना जाने में समय लगेगा। ये थी अक्षांश की बात। अब आता है देशांतर की बात। तो दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाला ये जो काल्पनिक रेखा है, इसको कहते हैं देशांतर। ये है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ये भी पृथ्वी को 2 करीब भागों में बांटता है। ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। विषुवत रेखा बांट रहा था उत्तर और दक्षिण में, जबकि देशांतर बांट रहा है पूर्व और पश्चिम में। इस तरीके से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसको हम देशांतर कहते हैं। ये मेरा ग्लोब बन गया। लेकिन अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या आ रहा है कि अक्षांश में सभी जगह दूरियां बराबर था, जहां से निकलता था वहीं आकर समाप्त हो जाता था। लेकिन देशांतर में ऐसी बातें नहीं है। देशांतर एक ध्रुव से निकलता है और दूसरे ध्रुव तक समाप्त हो जा रहा है। एक चीज और कि अक्षांश में दूरियां बराबर था, देशांतर में दूरी बराबर नहीं है। देख सकते हैं कि 2 देशांतर के बीच सबसे कम दूरी ध्रुवों पर है, लेकिन सबसे अधिक दूरी कहां मिल रहा है? तो विषुवत रेखा पर मिल रहा है। इस तरीके से इसकी औसत दूरी निकाली गई और 2 देशांतर के बीच की औसत दूरी 111.32 किलोमीटर माना गया। और इस देशांतर के बीच की दूरी को, 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा गया। साथ ही साथ जिस तरीके से अक्षांश से हम लोग पृथ्वी पर तापमान और जलवायु का अध्ययन करते थे, उसी तरीके से देशांतर की सहायता से पृथ्वी पर समय का अध्ययन करते हैं। अब टोटल देशांतर कितना है? तो 0 से पूर्व में जाए तो 90 और 0 से पश्चिम में जाए तो 90, 90, 90, 180। लेकिन 180 पीछे भी मिलता है, तो टोटल देशांतर हो जाता है 360 देशांतर होता है। यानी कैसे भी समझ सकते हैं कि एक वृत्त कितना डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का होता है। और हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और जब पृथ्वी एक देशांतर घूम जाती है तो उसको 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट, और टोटल देशांतर कितना है? 360। यदि हम लोग देखते हैं कि 360 देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 360 गुने 4 कर देते हैं। 6 चौके 24, 4 3 12, 13 14, 1440 मिनट घंटा में चेंज कर देते हैं, 60 से भागा देते हैं। यानी कि 24 घंटा में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है।
ये है अक्षांश और देशांतर की स्थिति। इसको में और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि इस देशांतर की सहायता से हम और किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो मूल रूप से देशांतर की सहायता समय का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको विश्व का मानक देशांतर माना जाता है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और यहाँ से पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। जस्ट इसके अपोजिट देखते हैं तो 180 डिग्री देशांतर मिलता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पार करते हैं तो समय 1 दिन जोड़ देते हैं, और यदि पश्चिम से पार करते हैं तो समय 1 दिन घटा देते हैं। अब इसमें हम लोग को टाइमिंग निकालना है कि किस स्थान पर क्या टाइम होता है। जैसे भारत, लंदन का जो समय है, लंदन का समय से जो भारत का समय है वो 5.5 घंटा आगे होता है। क्यों? चूंकि भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध के पूर्व दिशा में स्थित है, यानी कि ये वाला ढांचा में कहीं भारत स्थित है। और जिस तरीके से विश्व का एक मानक देशांतर होता है, उसी तरीके से हर देश का एक मानक देशांतर होता है। जैसे भारत का जो मानक देशांतर है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरती है। ये इलाहाबाद के लोग, इलाहाबाद जो होता है वो 0 डिग्री से टाइम मिलाता है, और हम लोग जो समय का निर्धारण करेंगे वो इलाहाबाद से निर्धारण करते हैं। यानी कि पूरे विश्व का मानक देशांतर 0 डिग्री है और भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री है। इस तरीके से अक्षांश और देशांतर की कहानी है। और अब हमको इस पर आप लोगों को टाइम निकालने के लिए सिखाएंगे कि यदि लंदन में 0 बजता है तो भारत में कितना बजेगा या अन्य जगहों पर कितना बजेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आपको कैसा ये लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।